हेलो फ्रेंड्स। आज हम जैसा कि देख रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, थोड़े से इसके रोचक तथ्य जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में फील क्या है डीएनए का। अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करें, जो भी एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो भी सब कुछ हुआ है डीएनए में, जो चेंजेस हुए हैं, जो टाइम के साथ इसने इवोल्व किया, अपने स्ट्रक्चर को अडेप्ट किया है, वही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। जो भी आज हम इतने एक अर्थ पर, एक इतने बड़े प्लेनेट पे जो हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक पूरा साम्राज्य बना रखा है, एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग बन गए आज हम। टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तरह तरह की क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, कितने बड़े बड़े कंसेप्ट हमने डेवलप किए हैं। एक छोटे से सेल से हमने शुरुआत की लाइफ की, और आज उससे बढ़ते बढ़ते आज इवोल्यूशन होते होते एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग या अदर ऑर्गेनिजम्स, जो भी एनिमल्स हैं, वो भी प्रेजेंट है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आज हमने क्रिएट कर दिया है। हमने मतलब कि नेचर ने क्रिएट कर दिया, हमने तो नहीं किया। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, एक छोटे से सेल के अंदर, ये सेल के अंदर भी न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶ उतने रेडियस के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर इसकी लेंथ की हम बात करें, ओवरऑल लेंथ की बात करें 2.2 मीटर, बट ये वहाँ पर फोल्डेड स्ट्रक्चर में है तो छोटी सी जगह में भी ये आ जाता है। अगर हम इसे सारे को खोलें, इसके जो थ्रेड है उसको सारे को खोलें, 2.2 मीटर लेंथ इसकी हो जाएगी। तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है। एक छोटी सी चीज़ जो हमें कंट्रोल कर रही है, क्या वो कुछ नहीं है, बस थोड़े से न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, कुछ इस तरह की चीज़ें ही तो हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करता है। सो लेट्स सी। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। न्यूक्लियस के, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में एंड प्रोकैरियोट्स में। ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियस होता है खाली, तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। वायरस में डीएनए एज इट इज नहीं होता है, क्योंकि वो एक लिविंग सेल भी नहीं है, और उसमें आरएनए ही प्रेजेंट होता है, डीएनए नहीं होता है। तो आरएनए से तो फिर वो कैसे हमको बीमार करता है, तो छोटा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। उसके अंदर आरएनए होता है, वायरस के अंदर आरएनए होता है, जो कि जैसे भी वायरस वो किसी लिविंग बीइंग में एंटर करता है तो आरएनए के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए क्रिएट कर लेता है अपना, आरएनए के थ्रू डीएनए बना लेता है। फिर डीएनए से दोबारा से आरएनए, तो बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर लेता है, बहुत सारा आरएनए उसके पास हो जाता है, डीएनए भी हो जाता है। तो वो प्रोटीन बनाने शुरू करता है, जो कि लिविंग सिस्टम को इंटरप्ट करती है। जैसे बहुत से वायरस हैं, राइनो वायरस जो बड़ा ही कॉमन है, कॉमन कोल्ड जिससे होता है, मतलब कि सर्दी में जो जुकाम खांसी उसकी वजह से होता है। तो ऐसा ही कुछ है। इसके स्ट्रक्चर में मेनली तो होता है इसका न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं हम कैसे बनता है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के कंबाइन होने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एडिनोसिन उसका एग्जांपल है। अभी डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। पहले थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं। सबसे पहले देख लेते हैं शुगर कौन सी यूज कर रहे हैं हम इसमें। शुगर पेंटोज शुगर होती है, एल्डोज मतलब कि एल्डिहाइड के जो चेन्स है उससे वो बनती है, साइक्लिक होती है स्ट्रक्चर में, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। कुछ ऐसी शुगर होती है, हालांकि ये जो राइबोज में जो शुगर यूज होती है वो वाली है। ये राइबोज इस शुगर इसे बोलते हैं। 5 कार्बन इसमें होते हैं, चेन में होते हैं। बाकी मतलब कि
इन टोटल 5 कार्बन्स होते हैं, 4 इसमें चेन में है, एक बाहर साइड चेन में लगा हुआ है। हाँ, अगर हम बात करें ये आरएनए में यूज होगी, बट डीएनए में जो यूज होगी डीऑक्सी। डीऑक्सी जैसे कि नाम इंडिकेट करता है कि एक ऑक्सीजन इसमें से कम हो जाएगा। यहाँ पर जो H, यहाँ पर भी H ही आ जाएगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा, जो ये 2 नंबर पर जो है ऑक्सीजन लगा है। और इसकी नंबरिंग कुछ इस प्रकार करते हैं हम, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। बस एक कन्वेंशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। HOH CH2OH, यहाँ पर भी ये लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ होता है। शुगर हमने जान ली सिर्फ 2 प्रकार की होती है, एक डीएनए में यूज होगी, एक आरएनए में यूज होगी। आरएनए वाली ये डीएनए में होगी। तो अब जानते हैं न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस की हमें जरूरत पड़ेगी, उसे पहले देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। हमने केमिस्ट्री से क्या किया कि 2 रिंग उठा ली, वहां से सिंपल 2 रिंग उठा ली, पाइरीमिडीन एंड प्यूरिन। प्यूरिन नाम छोटा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू पाइरीमिडीन। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन स्ट्रक्चर्स को आपको जस्ट याद करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे रिएक्शन हमें याद करने हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड अगेन। अब एक साइड चेन, साइड रिंग भी होती है इसमें, यहाँ पे C प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है। अब पाइरीमिडीन को देख लेते हैं हम। आपको शायद थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कि ये क्या, कैसे स्ट्रक्चर्स, मतलब कुछ कनेक्टेड नहीं है अभी। अब आप फिलहाल थोड़ा सा इनको स्ट्रक्चर्स को जस्ट याद कीजिए, इनको जस्ट देखिए, समझिए। पाइरीमिडीन के जस्ट ये रिंग उठानी है, बाकी ये सब ये हट जाएगी। डबल बॉन्ड NC, डबल बॉन्ड NC, डबल बॉन्ड C एंड अगेन सिंगल बॉन्ड, दिस इज नोन एज पाइरीमिडीन। ये पाइरीमिडीन हो गया हमारे पास। अब इन 2 स्ट्रक्चर्स का यूज करके हमें आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। कुछ 3 स्ट्रक्चर यहाँ से बनाने हैं, 2 यहाँ से बनाने हैं। पहले 3 वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा आसान है। जो क्रोनोलॉजी मैं फॉलो करने वाला हूँ वही आपको भी फॉलो करनी है, इजीली याद हो जाएगा आपको। अब यूरेसिल हमें बनाना है पहले, इससे यूरेसिल बनाएंगे। थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यूरेसिल बनाने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, आपको 2 जगह ऑक्सीजन लगाने हैं, डबल बॉन्ड O लगाना है बस आपको। एज इट इज बाकी रिंग बना लेनी है, C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C एंड अगेन डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C। ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। जस्ट अभी ध्यान देना आपको डबल बॉन्ड को कहाँ कहाँ लगाने हैं। 2 and 4 डाइऑक्सो पाइरीमिडीन, इसका जो केमिकल नेम बनेगा वो यही बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 2,4 डाइऑक्सो, दिस इज नोन एज यूरेसिल। अब इससे फर्दर एक स्ट्रक्चर और बनाए अगर हम, इसकी राइट हैंड साइड में अगर हम चलें, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट एक मिथाइलेशन करना है, एक छोटा सा मिथाइलेशन, CH3 ग्रुप आपको ऐड कर देना है। कहाँ पर, 5th नंबर कार्बन। बाकी सेम बिल्कुल एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C। अब बच गया मिथाइलेशन, हो गया हमारा काम, हो गया कुछ नहीं। दिस इज नोन एज थायमिन, थायमिन बन गया हमारा।
नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। हम फर्दर अगर एक स्ट्रक्चर और बच के, जैसे कि मैंने बोला था 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने हैं, तो एक और मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पायरिमिडीन रिंग आपको बिल्कुल एज इट इज बना लेनी है। C. अब क्या करना है, चेंज आएगा, सिर्फ छोटा सा चेंज आपको करना है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ से यहाँ ऐसे का ऐसे मैंने रखा है। बाकी आपको यहाँ पर अमीनेशन करना है, अमीन ग्रुप आपको यहाँ पर लगा देना है, जस्ट NH2, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा उल्टा हो गया, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2, यहाँ पर अमीनेशन करना है 4 नंबर कार्बन पर NH2। 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या बनेगा, 4 अमीनो एंड 2 ऑक्सो पायरिमिडीन, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। So this structure is known as cytosine. साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ से उठा लिए हमने पायरिमिडीन रिंग के साथ। ये आपको ध्यान रखना है कौन सी पायरिमिडीन है, कौन सी प्यूरिन है, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है स्ट्रक्चर में, कैसे न्यूक्लियोसाइड बने, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, इनमें नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसे कर रहा हूँ अभी। अब इससे हमें फर्दर 2 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ये रिंग एज इट इज बनानी है, प्यूरिन रिंग एज इट इज आप बना लो। C डबल बॉन्ड N C, तो आपको अभी क्या करना है, सिर्फ छोटा सा आपको बदलाव यहाँ पर करना है, सिर्फ डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगा देना है, जस्ट आपके पास बन जाएगा एडिनोसिन, सॉरी एडेनिन यहाँ पर आपको बन के आ जाएगा। और इसके बाद फर्दर अगर हम एक स्टेप और आगे चलें तो छोटा सा चेंज आपको एक और करना है, आपके पास गुआनिन बन के आ जाएगा। आपको करना है जस्ट पहले रिंग एज इट इज आप बना लो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C N C डबल बॉन्ड, ओके। इसकी वैलेंसी का भी ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर एक गलती की है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं आएगा, वैलेंसीज का भी आपको खासा ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर हम देखें गुआनिन, तो उसमें सिर्फ छोटे से चेंजेस करने हैं। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड O लगाना है और वैलेंसी का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर NH2 लगाना है। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। ये कुछ ऐसा सा एक गुआनिन बन के हमारे पास आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास, 5 स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, उनका यूज करके हमें न्यूक्लियोसाइड अभी बनाना है। न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बन गया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वो DNA कहलाएगी। फाइनली हमारे पास DNA होगा। तो अभी देखते हैं आगे। इन स्ट्रक्चर्स को आपको बना लेना अपने पास और याद होने चाहिए, मुंह जुबानी आपको याद होने चाहिए। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तरह तरह के हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं और एक शुगर है, उसका कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो हमारे पास कई तरह के न्यूक्लियोसाइड्स निकल कर आएंगे। जो हमने 5 स्ट्रक्चर सभी देखे हैं, एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो DNA में यूज नहीं होगा, वो सिर्फ RNA में यूज होता है। DNA में क्या यूज होगा,
एडेनिन, ग्वानिन, एजिटीज एंड साइटोसिन, थायमिन, ये 4 स्ट्रक्चर्स हमारे पास यूज होने वाले हैं। हम डीएनए का स्ट्रक्चर पहले देख रहे हैं, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम नाइट्रोजनस बेसिस भी देखेंगे। एडेनिन प्लस sugar, this will be known as adenosine. Adenosine, as it is sugar, ये क्या बनेगा? guanosine. थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा थाइमिन प्लस सुगर, थाइमिडीन। या यू आर करेक्ट। थाइमिन के पास हमारे पास उसके बाद हमारे पास साइटोसिन, साइटोसिन प्लस सुगर, साइटिडीन। ये आप खुद लिख सकते हैं, ये हम आगे यूज करेंगे। ये जस्ट एक नेमिंग है, एक थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए इन चीज़ों को समझना। हम अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इनके थ्रू कर सकते हैं, पहले न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड। अब क्या रह गया? न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाने में क्या रह गया? थर्ड यहाँ पर काम आता है हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज फोस्फेट्स। फोस्फेट कहाँ से बनते हैं? फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड पहले ये देख लेते हैं फोस्फोरिक एसिड होता क्या है। As simple as that. This is known as phosphoric acid. H3PO4, H3PO4, H3PO4. This is known as phosphoric acid. Phosphoric acid से phosphate कैसे बनाए? Just remove one H. हमें हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर लेने हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। तरह तरह के इसमें फोस्फेट बना सकते हैं। ये H भी हटा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ये भी हटा सकते हैं, और नेगेटिव साइन, इनसे कुछ कुछ अलग चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पोन बनाने में हेल्प करेगा आगे। तो भी देखते हैं इससे क्या होता है। और कुछ नहीं है, अब सिर्फ एडिनोसिन प्लस फोस्फेट करें तो इन सब चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बन के आ जाएगा। तो मैं आगे इसको फर्दर देखते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं। एटीपी, एडीपी वगैरह क्या होते हैं, इसे भी रख कर देता हूँ। ये भी अब इनको डीएनए की चेन को बनाना शुरू करते हैं आराम आराम से, इसे सीखेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना हमें। तो हमारे पास क्या है, जो बैकबोन बनेगी वो शुगर एंड फॉस्फेट से ही बनेगी। जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो साइड चेन में काउंट होंगे, उनसे चेन की लेंथ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उन्हें घटाए बढ़ाएं आप तो उससे चेन की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी। तो भी देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार की शुगर है, ऑब्वियसली डिऑक्सी राइबोज शुगर है ये। और नाइट्रोजनस बेस हमें बनाना अभी। वो इससे कैसे जुड़ेगा, तो पहले से वो देख लेते हैं। वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा इससे। फॉर एग्जांपल अब कोई भी एडनिन ले लेते हैं, एडनिन CN, एडनिन था हमारे पास जस्ट C डबल बॉन्ड O। अब ये कैसे जुड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर लगा OH, यहाँ पर H, तो ये सीधा यहाँ से जाकर यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, H2 का रिमूव होगा यहाँ से, तो हमारे पास ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया थोड़ा डिटेल में। अब थोड़ा सा इसे सीधा सीधा समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखकर अपनी डीएनए चेन बनाने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि हमने अब ये चेन जोड़ी, नाइट्रोजनस बेस को भी ये फिलहाल मान लीजिए आप, और यहाँ पर आपको जैसे कि पता है CH2OH। अब यहाँ आकर जुड़ेगा इस कार्बन पर, जो 5 प्राइम कार्बन है इस पर आके जुड़ेगा। तो हमें इसे फॉस्फेट्स कनेक्ट करने हैं। फॉस्फेट कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसे पहले थोड़ा सा मैं सेंटर में ले आता हूँ। हमारे पास राइबोस शुगर है जैसे, और इसे जोड़ दिया हमें, मान लीजिए कोई भी नाइट्रोजनस बेस, बाद में इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं कौन सा बेस जोड़ना है कौन सा नहीं। अब हमें जोड़ना है इसे फॉस्फेट। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। फिलहाल ऐसे ही देखिए इसको। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब इससे यहाँ पर जोड़ना है तो एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू इससे जुड़ेगा। वो केमिस्ट्री का पार्ट है, हालांकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसे यहाँ पर मान लीजिए OH है तो H2O यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ भी हमारे पास रिएजेंट वगैरह यूज़ करके जो भी होगा वो केमिस्ट्री का पार्ट है, इससे हम ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक लिंकेज बन जाएगी, डाइएस्टर लिंकेज हम उसे बोल सकते हैं, फॉस्फोएस्टर लिंकेज उसे बन जाएगी। अब इसे थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। ये हमारे पास बन के हो गया फाइनली न्यूक्लियोटाइड। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर ये मोनोफॉस्फेट है, वैसे देखा जाए अगर एक ही फॉस्फेट ग्रुप हमने लगाया है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एडेनिन शुगर का यूज कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, AMP, एडिनोसिन। एडिनोसिन इसलिए हो गया क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो था हमने जैसे कि पिछली स्लाइड्स में देखा, वो एडेनिन प्लस में शुगर, एडेनिन प्लस में शुगर मतलब कि वो न्यूक्लियोसाइड था, वो एडिनोसिन हमने बनाया था। एडिनोसिन प्लस मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो कुछ इस तरह का ये बनेगा। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर M की जगह T लगा दें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगर हम बना दें तो आप क्या सोचोगे, ट्राइफॉस्फेट मतलब कि 3 फॉस्फेट, ट्राई का मतलब तो यही होता है। अब 3 फॉस्फेट बनाने के लिए एक तो पहले क्या तो इसमें और हम ऐड कर देंगे। वो कैसे ऐड कर देंगे वो देखते हैं। ये मैं ऐड कर रहा हूँ P डबल बॉन्ड O OH। ऐसे ही वही एस्टर लिंकेज हमें बनाना है, एस्टर बॉन्ड हमें बनाते जाना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी OH, 3 फॉस्फेट ग्रुप हमने लगा दिए हैं। दिस इज नोन एज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। ATP बनने में एनर्जी हमारी खर्च हुई होगी, ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर ATP बनाया तो कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी का इनपुट दिया होगा तब जाके बॉन्ड्स बने हैं। और दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। डाइएस्टर मतलब कि P के दोनों साइड डाइएस्टर लगे हुए हैं। Sorry, I don't think this is a diester bond right now. डाइएस्टर बॉन्ड दूसरी जगह बनता है, जब 2 न्यूक्लियोसाइड्स आपस में जुड़ते हैं तब डाइएस्टर बॉन्ड बनता है। फिलहाल आप इसे देखिए। अब लिंकेज शुरू करते हैं। 2 न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में लिंकेज कैसे होगी, DNA चेन बनती कैसे है। अब जैसे कि अगर मैं एक चेन उठा लाऊं, ये शुगर बनाता हूं मैं, ये हमने ग्वानिन लगा दिया है। यहाँ पर ग्वानोसिन में बनाने जा रहा हूँ। दिस इज नोन एज ग्वानिन
जो नाइट्रोजनस बेसिस हमने पढ़े थे 5, ये उनमें से एक है। यहाँ पर H लगा हुआ है और यहाँ पर वही H H H OH H लगा हुआ है। अब ऐसे ही यहाँ पर 3 फॉस्फेट यहाँ पर भी लगा दें तो क्या बन जाएगा, GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, कुछ ऐसा यहाँ पर बन जाएगा स्ट्रक्चर। बट हमें वो नहीं बनाना है, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, इसे हटाकर इसमें से ATP है, ATP से हटाकर एनर्जी गिव आउट कर कर, एनर्जी रिलीज करवा कर इससे ये बॉन्ड्स ब्रेक कर कर, क्योंकि इन बॉन्ड्स में बनने में एनर्जी लगी थी, अब टूटते टाइम ये एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। तो इनको हटाकर आपको कैसा लगेगा अगर मैं यहाँ पर CH2 और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ तो लगेगा ये ऊपर वाली चेन से जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। यहाँ पर फॉस्फेट अगर मैं लगाऊं तो फॉस्फेट P O, क्योंकि यहाँ पर भी OH ग्रुप है। अब ये बात थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी OH ग्रुप होगा। अगर OH ग्रुप के साथ जैसे यहाँ पर हम बॉन्डिंग कर रहे थे यहाँ पर भी करते हैं, तो दोनों साइड एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एस्टर बॉन्ड्स क्या होते हैं, शायद आपने देखा होगा एस्टर बॉन्ड कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O एंड O, और फिर से आगे कोई कार्बन की चेन जुड़ी हो, उसे बोलते हैं हम एस्टर बॉन्ड। कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर P डबल बॉन्ड O एंड O, इस साइड भी O, मतलब कि एक एस्टर बॉन्ड ये हो गया, एक एस्टर बॉन्ड ये हो गया, ऐसे दोनों साइड एस्टर बॉन्ड है, तो इसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हम बोलते हैं यहाँ पर। दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ये ऐसे ही ये चेन आगे जुड़ेगी। ऊपर मान लीजिए मैं कोई यहाँ पर भी एक शुगर बना दूँ, उस पर नाइट्रोजनस बेस लगा दूँ, कोई भी थाइमिन वगैरह, तो और उससे फिर यही लिंकेज मैं वहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज करवा दूँ, तो ऐसे करते 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 हमारे पास एक पूरी चेन बन के आ जाएगी, एंड दैट चेन इज नोन एज DNA। उम्मीद आपको समझ में आ गया। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको जरूर हो सकती है, तो आप प्लीज उसे थोड़ा सा बैठ कर देखें, किसी बुक से रेफर करें, वीडियो को दोबारा देखें, तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसे शॉर्ट फॉर्म में, इस चेन को मैं शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूँ, ये डिटेल में समझिए। ये क्या बनाया मैंने, यहाँ पर एक आप कहीं एक डंडा बना दिया, ये यहाँ पर लगे हुए हैं, शुगर बनाई है मैंने, शुगर की जो चेन है, जो राइबोस शुगर पीछे थी उसी की ये चेन है। वो जुड़ी कैसे है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनके बीच में लगे हुए हैं। यहाँ पर मान लीजिए वो बीच में कुछ लगे हुए हैं, और शुगर के जो साइड ब्रांच थी वहाँ पर चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी। चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, चेंजेस जो मेनली चेंजेस आ रहे हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस में आ रहे हैं, बाकी सब एज इट इज़ है। डाइएस्टर बॉन्ड्स और जो शुगर हमारे पास पेंटोस शुगर है जो कि राइबोस जिसे बोलते हैं, वो भी सेम है, बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें सेम चल रही है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस में चेंजेस आ रहे हैं। तो क्यों ना हम साइड चेंजेस पे ऐसे ही देख लें। मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन लगा दिया, यहाँ पर ग्वानिन हमने लगा दिया, यहाँ पर थाइमिन लगा दिया, यहाँ पर साइटोसिन लगा दिया, फिर से एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, तो एक पूरी चेन बन जाएगी। ऐसे ही ऐसे जुड़ती रहेगी। तो अब DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो सिंगल स्टैंड में एक्सिस्ट नहीं करता, वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है हमेशा।
जो स्टेबिलिटी है वो उसका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में ही आती है, वो सिंगल स्टैंडर्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से एक चेन और यहाँ पर बनानी पड़ेगी। और ये कन्वेंशन समझ लीजिए जो नेचुरल है डीएनए में हमने देखा, उसके स्ट्रक्चर में ही जो है ए के सामने हमेशा थाइमिन होता है, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन, ए के सामने हमेशा टी, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन। ये इससे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ट्रिपल क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। अगर इसे स्टेबिलिटी गेन करनी है तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बनाता है। और जी के सामने हमेशा सी, साइटोसिन, वन के सामने हमेशा साइटोसिन, ये से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल हाइड्रोजनस बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये इससे जुड़ा होगा। समझ गए आप? अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए होगा, ए के सामने टी और टी के सामने ए, फिर से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, सी के सामने वही जी डबल बॉन्ड, ए के सामने टी, ए के सामने टी वही ट्रिपल बॉन्ड, जी के सामने सी के सामने जी डबल बॉन्ड। की क्या बन गया भाई? टी, ATGC कुछ ऐसा सा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। अब हेलिकल बनाना इसे थोड़ा सा ये 3D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि थोड़ा सा फंबलिंग, क्योंकि ये 2D प्लेन है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए 3D पिक्चर या 3D प्लेन की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पर समझाना मुश्किल होगा। अगर आप फिर भी चाहेंगे तो किसी अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। उस पर कुछ एंगल वगैरह का भी कंसेप्ट होता है। 36 डिग्री पर पिच में, मतलब कि एक पिच होती है, उसमें हर एक बेस पेयर बोलते हैं, ये दिस इज नोन एज बेस पेयर, ये बेस पेयर है। हर एक मतलब कि अगले बेस पेयर के बीच में यहाँ पर एक 30 डिग्री एंगल, नहीं समझ में आएगा आपको, मुझे पता है, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर आपको उसमें रुचि है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसा सा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। आरएनए की अगर हम बात करें बिल्कुल सिमिलर होता है सब कुछ, बस यहाँ पर भी थाइमिन है, वहाँ यूरेसिल आप लगा सकते हैं। जहाँ पर भी थाइमिन है वहाँ आपको यूरेसिल लगाना पड़ेगा। और शुगर में आपको जहाँ पर भी वो ऑक्सीजन हटा रहे थे हम, डीऑक्सी राइबोस की हम बात करें तो वहाँ पर खाली राइबोस होगा, वो ऑक्सीजन एचटीज वहाँ पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन के आता है हमारे सामने। उम्मीद आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसे रिकैप कर लेते हैं शॉर्ट में कि कैसे ये पूरा हमने लेक्चर कंटिन्यू किया। डीएनए स्ट्रक्चर देखा हमने, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वायरस में डीएनए नहीं होता, लेकिन जब वो लिविंग सेल में एंटर करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के तहत एक डीएनए बना लेता है अपने पास टेम्परेरीली। तो ऐसा कुछ हमने देखा न्यूक्लियस के अंदर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर का, या बोल सकते हैं आप 1 माइक्रोमीटर का रेडियस होता है इसके न्यूक्लियस का, और उसके अंदर डीएनए ये फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और वैसे हम इसकी लेंथ खोल के देखें 2.2 मीटर निकल के आएगी, जो कि ऐसे रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और फिर हमने देखा कि कैसे हम केमिस्ट्री से 2 स्ट्रक्चर निकाल के लाते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा, पायरिमिडीन लेकिन नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है। पायरिमिडीन से हमने आगे 3 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। और वो जो प्यूरिन से हमने बनाए 2 स्ट्रक्चर, ग्वानिन एंड एडेनिन, उनके स्ट्रक्चर्स हमने देखे। और फिर हमारे पास आए नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। शुगर हमने देखी, शुगर का स्ट्रक्चर राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस डीएनए में यूज होती है, और राइबोस वो आरएनए में यूज होती है। ये 2 चीज़ें हमने देखी, न्यूक्लियोसाइड हमें बनते हुए देखे। उसके बाद फॉस्फेट आया, फॉस्फेट ने आकर उनको जोड़ने का काम किया, एस्टर
लिंकेज बनाई, फॉस्फोएस्टर एंड फॉस्फोडाइएस्टर, हमने 2 प्रकार के इसके बॉन्ड देखे, कैसे उसने न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, कैसे उसने पूरी चेन को जोड़ा। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हमने देखी जो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बनी। तो एक पूरा सारा हमने तामझाम जोड़ा और तब जाके स्ट्रक्चर हमारे पास बना फाइनली। ये ATGC की हमने कॉम्बिनेशन देखा, बेस पेयर देखा हमने, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजनस बॉन्ड्स हमने देखे यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से हमने पूरा सारा लेक्चर समझा। तो होप है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।